सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हमें बचपन में क्या पढ़ाया जाता है कि एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। हम पढ़ते हैं कि डीसी करंट की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है, मतलब जो हमने वैल्यू सप्लाई की, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जो रजिस्टर लगा उस हिसाब से हमारा करंट ड्रॉ होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा अलग होता है। हम इसमें पढ़ते हैं कि ऑल्टरनेटिंग की करंट की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होती रहती है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। तो हम एक सेकंड में 60 बार या 100 बार ऐसे चेंज रहती है वैल्यू। ठीक है, तो इंडिया में जैसे 50 बार होती है, इंडिया में एक सेकंड में ऑल्टरनेटिंग की वैल्यू 50 हर्ट्ज होती है। अभी 50 हर्ट्ज हमें क्या बोलता है? ये 50 हर्ट्ज हमें ये बताता है कि एक सेकंड में करंट अपनी वैल्यू 50 बार चेंज करता है। ठीक है, जो ऑल्टरनेट करता है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम पहले इसकी ऑल्टरनेटिंग करंट की डिफाइन समझ लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, लॉजिकल। तो लिख लेते हैं, इट इज द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड continuously and direction periodically। ठीक है, लॉजिकल। अब देखो, हमने बचपन में इतना पढ़ा था, हमने उतना लिख लिया। अब हम आगे 12th में, तो हम इसकी एक बात समझते हैं। हमें पता है कि करंट अपनी वैल्यू बदल रहा है, तो हम इसे एक फंक्शन अलॉट कर देते हैं। हमने उसे वो फंक्शन अलॉट कर दिया साइन। तो हम इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, I=I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब कहोगे ये सब क्या यार, ये सब तो हमने हार्मोनिक मोशन वगैरह में पढ़ा था। हाँ, तो उसी से रिलेटेड है, डरने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं क्या क्या है। ये I0 देख के क्या बोल रहा है हमें, थोड़ा याद हो तो I0 वो वैल्यू है करंट की जो मैक्सिमम करंट, पीक करंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो हम इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, या हम इसको बोल सकते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, हम ज़्यादातर ये बोलेंगे पीक वैल्यू। ठीक है, या मैक्स करंट। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद टी क्या है? टी हमारा वो टाइम है जिस पे हम करंट की वैल्यू मेजर करेंगे। ठीक है, तो टाइम एट विच वैल्यू ऑफ करंट इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, इसके बाद हमें आई पता चलना चाहिए। आई क्या है? तो आई को हम वो बोलेंगे जिस टाइम पे हम करंट की वैल्यू नोट कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब जिस इंस्टेंट पे हम करंट की वैल्यू नोट कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, लॉजिकल। आप कहोगे सर आपने ओमेगा तो बताया नहीं। तो ओमेगा को हम बोलेंगे एक फंक्शन या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोर क्लियरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर वर्ड से समझ आ गया हो, कुछ रोटेशन वगैरह से। तो हम साइन का ग्राफ ले रहे हैं, इसलिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम एक और बात इससे बोल देते हैं ओमेगा = 2π/t। ठीक है, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं 2πμ। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो कैपिटल टी है, हम इससे थोड़े वाकिफ है कि ये हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो वैल्यू होती है करंट की जिस पे ये क्या कर दिया, वेट, चलो ये ठीक है। तो टाइम पीरियड वो वैल्यू होती है जिसके बाद फंक्शन खुद को रिपीट करने लगता है। जैसे हमें पता है साइन का फंक्शन कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये जिगजैग 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 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कर दो, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हम एक बात नोटिस करते हैं कि जो फंक्शन है ना, वो यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, ये यहाँ तक। ठीक है, रुक जाओ। तो देखो, जो फंक्शन है ना वो यहाँ से यहाँ तक तो सेम है,
फिर यहाँ से यहाँ तक सेम है, और फिर यहाँ से यहाँ तक सेम है, ठीक है। मतलब फंक्शन जो ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो साइकिल है ना रिपीट हो जा रही है और सेम है, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि जो टाइम ग्राफ को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में लगा वो उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। इतने के बाद ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। हमें एक बात और पता है, ये जो पीक है हम इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एम्पलीट्यूड। इसके बाद हमें पता है जो शार्प ये जो पहाड़ी है ना ऊपर चोटी, हम ऊपर वाली चोटी को तो कहेंगे क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट। और नीचे वाली चोटी को कहेंगे ट्रफ, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना पहले स्टार्टिंग से एंडिंग तक की, हम इसको बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। हम इसको डिनोट कर देंगे लैम्डा से, ओके। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते आगे। हम इसमें 2 टाइप की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है, तुम्हारे चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में। एक तो एवरेज वैल्यू, दूसरी आरएमएस वैल्यू। एक मिनट। दूसरा होता है हमारा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या कहते हैं हमें। अब इन दोनों के बीच का हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने पढ़ा था आइडल गैस वगैरह में। तो देखो एवरेज क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो 10 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उनके हमें 10 मास दे रखे, लेट से M1 से M10 तक, ठीक है। और हमें एवरेज वेट निकालना है, एवरेज मास। तो हम क्या लिखते थे, एवरेज मास इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ऐसे करते M10 तक लेके जाते थे और डिवाइडेड बाय 10 कर देते थे, तो हमें एवरेज मास मिल जाता था, ठीक है। तो सिमिलर वैल्यू हम इस करंट के लिए भी निकालेंगे। बस हाँ, इसमें थोड़ा जो डेरिवेशन है इसकी वो इंटीग्रेशन वगैरह से होती है, तो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे उसको, उसके लिए अलग वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम मेन टॉपिक्स कर लेते हैं जिसमें आपको डेरिवेशंस के अलावा और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। दूसरी होगी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या चीज़ होती है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, ये आ सकता है रूट मीन स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास पहले ही एवरेज वैल्यू थी तो हमने रूट मीन वैल्यू क्यों अज्यूम की, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर ले लेता हूँ थोड़ी वैल्यूज़, +1 -2 -3 +7 ऐसे वैल्यू ले लेता हूँ और इनका एवरेज लूँ, तो हम तो इसको ऐसे ऐड करेंगे 1 -2 -3 +7, ठीक है, अपॉन में 4। हम मान लो कुछ भी वैल्यू आएगी, हम लेट से इसकी 5 2 और 3/4 आए मान लो इसकी एवरेज वैल्यू। बट इसके जो माइनस साइन है ये तो फिर हमारी वैल्यू को डिग्रेड कर रही है ना, मतलब इन द सेंस हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो इसकी हो सकता है ना डायरेक्शन बता रहा हो, तो हमारा डायरेक्शन को मान लो नहीं चाहिए, तो हम इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए रूट मीन स्क्वायर करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मान लो 10 ऑब्जेक्ट है तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे, इसमें अपोजिट चलता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते M10 तक का स्क्वायर, उसमें मीन लेंगे 10, उसके बाद इनका रूट कर देंगे, ये हमारी रूट मीन वैल्यू आएगी। ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कह सकते हो, ज़्यादा पढ़ने के लिए आसान रीडेबल वैल्यू, जिसमें हमारी ये वाली जो एरर है वो हमें एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। रूट मीन वैल्यू हमें ये बोल रही है। अब इसकी डेरिवेशन पे ना जाते हुए हम एक दो बात देख लेंगे कि हमारा जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती है, ठीक है, वो होती है 0.637 I0, ठीक है। जो एवरेज वैल्यू होती है वो पीक करंट के 0.637 टाइम्स होती है, ठीक है। और ये कब होती है, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, हाफ साइकिल। फॉर फुल साइकिल आई एवरेज 0 होता है, ठीक है। ये याद रखना है, MCQ वगैरह में आ सकता है या असर्शन रीजन में आ सकता है। तो फॉर फुल साइकिल हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम करंट की बात कर रहे हैं, हम वोल्टेज की बात भी कर सकते हैं। इसमें हम E यूज़ करेंगे, ये आपको पता है हम यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। तो हम E से डिनोट करेंगे, E एवरेज भी हमारा 0.637 टाइम्स E0 वैल्यू आएगा, और E एवरेज हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, फॉर फुल साइकिल, ओके। अब हम चलते हैं RMS वैल्यू पे, ठीक है। तो
RMS वैल्यू हम इसको डिफाइन कर देते हैं IRMS। ये याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला IRMS इक्वल टू I0/√2। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ लो। उसके बाद हम ERMS के लिए भी सेम लिख सकते हैं E0/√2। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तुम्हें एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू के मतलब तो समझ आ गया, बट हमें इस चैप्टर में क्या यूज़ है इसका, तो हम इसके वो लिखते हैं। अब देखो RMS वैल्यू जो होती है ना, रुको इसको हम, हाँ इधर तो नहीं आएगा, इधर लिखते हैं। ठीक है, RMS वैल्यू, अब वो कहेंगे वो डिफाइन RMS वैल्यू। अब डिफाइन ये थोड़ी ना करोगे कि क्या होता है, तो RMS वैल्यू की डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि इट इज़ डिफाइंड as that value of direct current which produces the same heating effect in a given resistance। मतलब वो डायरेक्ट करंट की वैल्यू जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे जब हम उसको पास करें, और सेम हम वो रखेंगे इसके प्रिकॉशंस। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू of direct current which produce the same heating effect in a given resistance। हीट तो रजिस्टर ही प्रोड्यूस करेगा ना, हम resistance as if produced by alternating current when passed for same time। ठीक है, गॉट इट, ये आ गया समझ में। अब सिमिलरली एवरेज वैल्यू क्या कहती है हमें। ठीक है, हम एवरेज वैल्यू भी देख लेते हैं। एवरेज वैल्यू में ये वो क्या कहते हैं, वो वैल्यू बता रही है कि जो सेम चार्ज भेजती है सेम टाइम में। ठीक है, मतलब करंट तो हम डिफाइन करते हैं ना, I=Q/T होता है। तो जितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में गया उस वैल्यू को, तो हम एवरेज वैल्यू को भी बोल देते हैं कि जितना चार्ज एक सेम चार्ज सेम टाइम में गया वो अल्टरनेटिंग करंट हाफ पीरियड में जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। इट इज defined as that value of direct current which sends the same charge in the same time as is sent by the given alternating, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, alternating current in its half period। ठीक है, एवरेज वैल्यू हमने बता दिया। अगर फुल पीरियड लेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, साइन का ग्राफ देखो, एट लास्ट में यहाँ से यहाँ जाके जीरो हो जाता है ना फुल साइकिल में, तो हम हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब हम इसमें थोड़ी बहुत बात करते हैं एक सर्किट वगैरह की। ठीक है, इससे पहले हम क्या करा जा सकता है कि एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं क्या। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमें पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो एक 50 ओम रजिस्टर पे लगा है। तो ठीक है, 50 ओम का रजिस्टर है, हम पे पीक वोल्टेज मतलब E0 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 वोल्ट। फाइंड द RMS करंट इफ़ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज़ 100 हर्ट्ज। तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 100 हर्ट्ज। ठीक है, वोल्टेज की, तो हमें इंस्टेंटेनियस की करंट की इक्वेशन मतलब I की इक्वेशन बतानी है और RMS बताना है। ठीक है, और एक काम करो, हम इसके अंदर I0 की वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। ठीक है,
अब इसके लिए हम ओम्स लॉ थोड़ा याद करते हैं। ओम्स लॉ हमें कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये तो याद है। तो हम इसमें E से रिप्लेस कर देते हैं आई आर। अब एक बात बताओ, हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, गॉट इट। इसके अंदर हमें ये दे रखा है, डाल दो E इज इक्वल टू 10 साइन, अब ओमेगा भी तो दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब एक बात बताओ, V इक्वल टू आई आर है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। तो वैल्यू डाल देते हैं, 10 इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है और रेजिस्टेंस हमें 50 दे रखा है। तो आई नॉट आ गया हमारे पास 1/5 ओम, ठीक है, समझ आ गया आई नॉट। अब हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई, तो हम एक बात बताओ, हम RMS वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई नॉट निकाल लो, आई नॉट आएगा 1/5 और डिवाइडेड इनटू में √2 इक्वल टू IRMS वैल्यू, ठीक है। एम्पियर में आएगी, ये वोल्ट में रहेगी वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। ये एक एम्पियर है, ठीक है, समझ आ गया। एक बात याद रखना, फिजिक्स में ना तुम्हारा टीचर सिर्फ तुम्हारे इसके यूनिट्स के मार्क्स काट देगा, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज राइट यूनिट्स, ठीक है। ये एक हैबिट बना लो, ओके। तो हमारे पास IRMS आ गया, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। ERMS तो और आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वो गिवन है, हमें पता है 10 इंटू √2 ई नॉट, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू थी। तो हमारे पास ERMS की भी आ गई और ये वोल्ट है, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हम आई की इक्वेशन लिखते हैं, देखो आई की जनरल इक्वेशन लिखते हैं, वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हमारे पास आई नॉट की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, तो और क्या चाहिए। आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, 0.2 हो जाएगी, देख लो, ठीक है, ये 0.2 हो जाएगी ना, 0.2 साइन ओमेगा 100t। लो आ गई इक्वेशन आपकी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डरने की कोई बात होती नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। बस प्रैक्टिस अच्छे से करना एंड गो थ्रू रखना, चीज़ों को रिवाइज रखना, ओके। अब आते हैं हम AC सर्किट विथ रजिस्टर्स, ठीक है। ये 3 चीज़ पढ़ते हैं हम, AC सर्किट्स, जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। हम पहला तो पढ़ेंगे विथ रजिस्टर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं विथ इंडक्टर। तीसरा पढ़ेंगे विद कैपेसिटर। चौथा पढ़ेंगे विथ ऑल, क्या लिख रहा हूँ, विथ ऑल, ठीक है। तो विथ ऑल लिखेंगे और हम इनकी इक्वेशंस देखेंगे, हम आई नॉट के रिस्पेक्ट में हम इनकी इक्वेशंस देखेंगे और हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना हम शुरू करते हैं, हम सबसे पहला टॉपिक विथ रजिस्टर से, ठीक है। विथ रजिस्टर, तो ये कह रहा है हमने एक सर्किट लिया, R रेजिस्टेंस लगा दी और हमने इसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये है हमारा AC का साइन, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। हमने कनेक्ट कर दिया। अब ज़्यादा डेरिवेशन जैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत है नहीं इस वाले उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसके डेरिवेशन रख लेंगे, हम इसके डायरेक्ट इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो हम एक बात देख लेंगे इसमें कि जब सिर्फ रजिस्टर लगाओ ना, तब कोई भी करंट और वोल्टेज में लैग नहीं आएगा, मतलब फेस डिफरेंस, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ बताऊंगा। फिलहाल देख लो कि इसकी इक्वेशन ना सेम होती है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इन द सेंस कोई फेज लैग नहीं आएगा, कोई करंट लैग नहीं आएगा, ना कोई वोल्टेज लैग आएगा, ना कोई फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब थोड़ा फेज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ये फेज डिफरेंस है क्या, ठीक है।
फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस को हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी वैल्यू जो अपने मैग्नीट्यूड या पीक टाइम, जो पीक वैल्यू है उस पे सेम टाइम पे रीच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 पेंडुलम ले लिए, ज़्यादा छोटा है यार ये, ठीक है। ये पहला पेंडुलम और ये दूसरा पेंडुलम, ठीक है। अब मान लो मैं इस वाले पेंडुलम को मैं यहाँ पे रखूँ और मैं इस वाले को एज इट इज़ रख दूँ, ठीक है। जब ये वाला पेंडुलम यहाँ पे आएगा तब मैं इस वाले पेंडुलम को ना, इसको मैं स्टार्ट करूँगा। देखो स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम होगा बट पोजीशंस अलग अलग होंगी, समझो बात को। मैं सेम फोर्स F लगाऊंगा दोनों पे, ठीक है। F फोर्स लगाऊंगा और ये t इक्वल टू 0 पे, ये यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे। अब ये बताओ किसी t इक्वल टू टी टाइम पे ये यहाँ पे पहुँचेगा, पर ये t इक्वल टू टी टाइम पे कुछ यहाँ पे नहीं आ गया होगा। t इक्वल टू टी टाइम पे, रुको इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको हल्का सा दूर रख देते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्स हमने लगाया t इक्वल टू टी टाइम पे, ये अलग अलग जगह पे है ना। मैंने दोनों को सेम t इक्वल टू 0 पे शुरू किया, बस पोजीशंस अलग थी। अब ये तो अपना मैक्स वैल्यू पे t इक्वल टू टी टाइम पे पहुंच गया, पर ये अभी तो अपनी मीन वैल्यू पे आया है ना। तो इसका ये मतलब है इन दोनों में ना, ये जो डिस्टेंस है x, मान लो ये x डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो इनका x पाथ ये फेज डिफरेंस है। मतलब ये जब x डिस्टेंस एक पूरा करेगा तब जाके वो दूसरे वाला अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिख लो, द डिफरेंस इन पाथ्स टू रीच, या इसको ऐसे लिख लो, the lag between two objects to reach at their maximum value, ठीक है। ये ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब समझ आ गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडक्टर की, ठीक है। ठीक है, एसी सर्किट विथ इंडक्टर। अब देखो जैसे हमने रजिस्टर लगाया वैसे हमने एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। इंडक्टर को देखो ऐसे बनाते हो ना आप लोग। इंडक्टर लिया हमने, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ज्वाइन कर दिया, ओके। इसका इंडक्टेंस L ले लिया, ठीक है। अब देखो वही बात, हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो इसकी इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। अब ये -π/2 क्या चीज़ है, मैंने आपको शुरू में बताया होगा या मैंने अभी जो बताया, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या है कि कोई चीज़ अपनी वैल्यू पे जो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी उसमें कितना डिफरेंस आएगा। तो हम इसमें कंपेयर किससे कर रहे हैं, ई से, वोल्टेज से। तो हम इसमें एक बात लिखेंगे कि आई लैग्स बिहाइंड π/2 बाय वोल्टेज, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो वोल्टेज है वो अपनी वैल्यू पे जल्दी पहुंच जाएगा और करंट को π/2 ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ओके। इसका ये मतलब है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है एक इंडक्टर के साथ, सिर्फ एक इंडक्टर के साथ, ओके। तो इसको ज़्यादा कुछ सोचो मत, बस याद रखना कि एक इंडक्टर है तो उसमें करंट लैग बिहाइंड करेगा और π/2 के फेज डिफरेंस के साथ करेगा, ठीक है।
ठीक है। अब हम करेंगे कैपेसिटर के साथ। अब एसी सर्किट विद कैपेसिटर, हमने सिमिलरली कैपेसिटर लिया, उसको हमने एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तब इसकी इक्वेशन होती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जैसे ऊपर बोल रहा था उसमें लैग कर रहा है, तो इसके अंदर आएगा करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा करंट है ना वो वोल्टेज से पाई बाय 2 ज़्यादा आगे चल रहा है, पाई बाय 2 डिस्टेंस या टाइम ज़्यादा आगे चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हम एक दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज, इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक में ना हम एक चीज़ पढ़ते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होता है हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस हमें एक कैपेसिटर जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में कनेक्टेड होता है तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। और सिमिलरली ये भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है कि कितना रेजिस्टेंस सप्लाई ऑफर करेगा जब हम एक इंडक्टर को एक एसी सप्लाई के साथ लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, ठीक है। और ये होता है ωL, इसको हम डिनोट करते हैं XC से और इसको हम डिनोट करते हैं XL से, ठीक है। तो हम लिख देंगे XC इक्वल टू 1/ωc और XL इक्वल टू ωL। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πc 2πfc और इसको लिख सकते हैं 2πfl, ठीक है। हमने ओमेगा को जस्ट रिप्लेस किया, तो आप ये याद कर लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो इनकी जो यूनिट है वो ओम रहेगी, ठीक है, ओम। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी का मैं आपसे क्वेश्चन दे के छोड़ता हूँ, आप थोड़ा लॉजिकली सोचना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमने जैसे पढ़ा है कैपेसिटर में कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो क्यों। तो अब इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट को ब्लॉक क्यों करता है, ठीक है। आप कमेंट्स में इसका आंसर दो, अगली क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। एंड आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो आती रहेगी। एंड हाँ, मैं सारी डेरिवेशंस की चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूँगा फर्दर, ठीक है। आई नो थोड़ा लेट है, बट अपना प्यार दिखाओ यार, लाइक करो।